नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर डीएलएड, जिसमें आपको प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। इस वीडियो से पहले हमने डीएलएड के प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो ए है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, बी है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, सी है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, और डी है यहाँ पे उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। तो फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है तो स्कूल में क्या है, उसकी मातृभाषा का क्या है, सम्मान करना चाहिए। अगर आपने NEP 2020 भी देखा होगा तो उसमें भी किस चीज़ को ज़्यादा मेंशन किया गया है कि प्राइमरी तक प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा से पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में बच्चा अपनी मातृभाषा बोलता है, अपने परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। अगर उसी भाषा में उसको स्कूल में पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा सभी चीज़ों को ज़्यादा कैच कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए उसको, ना कि उसको हतोत्साहित करना चाहिए। ए है कि उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत। हम किसी भी चाइल्ड को स्कूल में उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हम समावेशी शिक्षा के अपोजिट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि प्रत्येक बच्चे को स्कूल में समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए कि सबको क्या है, समान शिक्षा, चाहे वो बच्चा किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, चाहे उसकी मातृभाषा कुछ भी हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे, कक्षा में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। तो 3 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। अगर उसके पास सभी योग्यताएं हैं एक शिक्षक बनने के लिए, तो शिक्षक बनने की इच्छा, यहाँ पे सभी क्या इसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सी आंसर में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ए है लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रत्येक टीचर को ज्ञान तो देता ही है, लेकिन इसके अलावा उसको अपने बच्चे को गाइड करना चाहिए, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना चाहिए। तो ये सही हो जाएगा। बी है विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना। ये भी एक टीचर को अपने बच्चे को जरूर सिखाना चाहिए। कभी कभी होता है कि बच्चे के किसी क्लास में कम मार्क्स आए तो विद्यार्थी क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। तो इस स्थिति में प्रत्येक टीचर का फर्ज है कि उस बच्चे को संयम और संतुलन न खोने के गुण सिखाने चाहिए। तो बी हो जाएगा सही। सी है समय का सदुपयोग। ये सबसे बेस्ट हो जाएगा कि प्रत्येक टीचर को बच्चे को ये भी सिखाना जरूरी है कि समय का कैसा सदुपयोग करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो क्वेश्चन है आंसर है, ये एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को जरूर सिखाना चाहिए। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, डीएलएड के लिए हमने आपके लिए एक ई बुक बना रखी है जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की ई बुक देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर होगी, तभी क्या होगी, शिक्षा सार्थक होगी। छात्र केंद्रित में बच्चा किसी भी काम को स्वयं करके सीखेगा, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। और कोई भी बच्चा किसी भी काम को प्रैक्टिकली कर रहा है या खुद कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। इसलिए यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे।
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? जिसमें बालकों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली सभी प्रकार डेवलपमेंट होगा, सभी प्रकार का। तो यही क्या होगा? शिक्षा का मेन उद्देश्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है, इस बेस पे पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। बी है छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं, कि छात्र की आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि किस में है, इसको भी सेंटर में रख के क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हम भाषा सीखते या सिखाते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें क्या हो जाता है? जब हम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ जितनी अधिक बातचीत करेंगे उतनी ही अधिक हमको भाषा सीखने को मिलती है। तो इसलिए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जितना ज़्यादा हम समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो उतनी ही ज़्यादा हमको भाषा सीखने और सिखाने को मिलेगी। और जो ये शब्द है ये किसके द्वारा, ये सबसे ज़्यादा बातचीत जो सामाजिक अंतःक्रिया में की वो की दोस्तों वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अगर कहें तो उन्होंने भी क्या कहा कि बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा को कब सीखता है? जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। वैसे इतना तो आता नहीं है डीएलएड में कि वाइगोत्स्की ने क्या दिया, पियाजे ने क्या दिया। डीएलएड ये आता है आपका सीटेट हो गया, यूटीएट हो गया, उसमें आता है, ना कि डीएलएड में। तो इसलिए इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीएलएड में सभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9 है यहाँ पे, डॉट 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 भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन डी संप्रेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? ए है यहाँ पे, जब शिक्षक को खाली समय मिले। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए प्रत्येक समय खाली होना आवश्यक है। जो स्टूडेंट है वो जब मर्जी अपने टीचर को क्वेश्चन पूछ सकता है, अपनी कॉपी चेक करवा सकता है। तो एक टीचर के नाते आप ये कभी नहीं कह सकते कि मुझे अभी टाइम नहीं है, आप 5 मिनट बाद आना, 10 मिनट बाद आना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी है अगले सप्ताह के दौरान, ये भी गलत है। सी है सप्ताह के अंत में रविवार को, तो ये बी ऑप्शन के जैसे हो जाएगा। तो 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। अर्थात एक टीचर अपने स्टूडेंट का कैसे असेसमेंट कर रहा है? कंटिन्यूअस, सतत आंकलन। सतत आंकलन क्या होता है कि कोई भी टीचर अपने क्लास के दौरान ही अपने बच्चे का आंकलन कर रहा है। पहले पढ़ा दिया, फिर बच्चे को कुछ पूछा, अगर उसको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसकी कमियों को दूर करना और टाइम पर क्लास के दौरान ही उसको फीडबैक देना। तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खेल का मैदान यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ए है छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए एक प्रधानाचार्य को। बी है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक। और डी है यहाँ पे ये सभी। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक प्रधानाचार्य में ये तीनों क्वालिटी अति आवश्यक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए है प्रतियोगिता, गलत हो जाएगा। बी है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के किसी भी ढंग से अगर मदद कर रहा है, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ा रहा है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। और वही टीचर स्टूडेंट का बेस्ट टीचर भी या फेवरेट टीचर भी वही होगा जो बच्चों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये डीएलएड है, इसका मतलब हमको क्या सोचना है कि हम कक्षा 5 तक के टीचर हैं। हम अपने
5 तक के बच्चों को किस वे में पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षा केंद्रित। ये जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वही है बट अलग वे में पूछा गया है। शिक्षा केंद्रित नहीं होगी क्योंकि तब तो शिक्षक के अनुसार ही बच्चों को हम पढ़ाएंगे ना, जबकि हमने किसके अनुसार पढ़ाना है, स्टूडेंट के अनुसार हमको स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट केंद्रित गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये तीनों क्या है यहाँ पे एक ही जैसे हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। NEP 2020 भी यही कहते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा में बालक स्वतंत्र होगा और बालक के रुचि के अनुसार ही वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिसमें बालक खुद करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा का मूल कार्य है, ए है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये भी हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है छात्रों को उनकी गलतियाँ बताना। तो छात्र जो टीचर है वो अपने बच्चों या अपने स्टूडेंट को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। सी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और डी छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। सबसे बेस्ट यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिसमें बच्चे आराम से क्या कर सके, अपनी पढ़ाई कर सकते। 17 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा, ये प्रमुख कारण है बेरोजगारी का। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक। जब डेमोक्रेटिक क्लासरूम होगा इसका मतलब सभी बच्चों को वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने में स्वतंत्रता है। बच्चे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी प्रकार का उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन आंसरिंग होगी इसका मतलब वहाँ पे टीचर भी एक्टिव है और बच्चा भी एक्टिव है। टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है और बच्चा निडर होके अपना आंसर दे रहा है। तो लोकतांत्रिक में सबको क्या है, वहाँ पे स्वतंत्रता है उस क्लासरूम में किसी भी प्रकार के अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को अपने टीचर तक पहुँचाने का, इसलिए वहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। ए है भ्रमण विधि, बी है प्रोजेक्ट, सी है भाषण, डी है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक। तो देखो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चों को अगर हम समझा रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में तो वो क्या है, एक चार्ट में दर्शाया और 5 तक के बच्चों को हमने पढ़ाना है तो वो उतने जल्दी से उसको कैच नहीं कर पाएंगे। भाषण में वो बोर हो जाएंगे और पाठ्य पुस्तक तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे डी, अगर हमने कोई टॉपिक ले रखा है और बच्चों को हम भ्रमण में भेज रहे हैं बच्चों के साथ खुद जाके, तो बच्चा वहाँ पे प्रत्येक चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करेगा तो प्रत्येक चीज़ को वहाँ पे सीख के भी आएगा। इसलिए भ्रमण विधि यहाँ पे सबसे बेस्ट हो जाएगी। इसमें बच्चा वास्तविक अनुभवों को क्या करेगा, देखेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा। 20 है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो ए है रटना, तो रटना कभी भी कोई ऑप्शन में आएगा वो गलत हो जाएगा। दंड, ये भी गलत हो जाएगा। अंक, जहाँ पे अंक होंगे, ग्रेड होंगे, वो आंसर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उस ऑप्शन को, तो ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डी यहाँ पे सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। अपने छात्रों को समझने के लिए, ठीक है। ए है बाल मनोविज्ञान, बिल्कुल जिस टीचर को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा वो अपने स्टूडेंट को कभी भी समझ ही नहीं पाएगा। बी है बालक कैसे सीखता है, उस वे में उसको पढ़ाएगा वो कि बालक अपने टीचर से एक्चुअली में चाहता क्या है, वो किस ढंग से पढ़ाए, ठीक है। तो इसका नॉलेज में एक टीचर को होना चाहिए। सी है छात्रों या बालकों की अभिरुचि और प्रवृत्तियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि एक टीचर में ये तीनों गुण होने चाहिए तभी वो अपने बच्चों को समझ सकता है और समझा भी सकता है। 22 है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो 22 की आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं।
तो 22 का यहाँ पे ए हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। अगर यहाँ पे होता निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के मुख्य वाहक हैं, तो यहाँ पे तब बी हो जाना था कि मुख्य कौन है, परिवार। समाजीकरण का प्रथम जो वाहक है वो परिवार है, दूसरा तब उसमें विद्यालय भी आ गया और अन्य चीजें दूसरे में आ गई। तो यहाँ पे गौण पूछा है तो गौण विद्यालय और पास पड़ोस है, और अगर यहाँ पे मुख्य वाहक पूछा होता तो क्या होना था, विद्यालय और परिवार के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 23 है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर क्या है, ए है प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 24 है अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं। ए है निष्पक्ष व्यवहार, बिल्कुल अपने प्रत्येक पेरेंट्स को ये इच्छा होती है कि जो टीचर है वो हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाए, निष्पक्ष व्यवहार को। ऐसा नहीं कि टीचर का अपना बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसके साथ अलग ही व्यवहार और किसी दूसरे के साथ अलग ही व्यवहार, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। सहानुभूति एवं प्रेम, ये भी हर कोई पेरेंट चाहेगा कि मेरे बच्चे को कोई भी शिक्षा सहानुभूति एवं प्रेम से पढ़वाइए। सी है योग्यता एवं ज्ञान, जहाँ पे भी ये ज्ञान की बात आएगी वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और यहाँ पे डी है ए और बी दोनों, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, इसका मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 26 है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षकों को ना हो। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो। अगर टीचर को अपने स्टूडेंट के व्यवहार की जानकारी है तो वो अपने जो स्टूडेंट है उसको भली भांति जान पाएगा कि उसका व्यवहार कैसा है, और ऐसी टीचिंग उसको प्रोवाइड करेगा जिससे उसका व्यवहार में परिवर्तन हो, और व्यवहार में परिवर्तन ही सबसे बेस्ट लर्निंग कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव या क्रियाशील हों। तो छात्र सबसे अधिक एक्टिव कहाँ होगा, जहाँ क्लासरूम में प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है। इसका मतलब वहाँ टीचर भी एक्टिव है और बच्चा भी एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, तो और ऑप्शन देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रभावी अभिव्यक्ति। अगर कोई भी टीचर कितना भी उसमें आत्मविश्वास है, विषय वस्तु का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो अपने ज्ञान को एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेशन के द्वारा ही अपने स्टूडेंट तक अपने ज्ञान को पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो उस टीचर के ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। जितना आ रहा है उतने अपने ज्ञान को एक्सप्रेस भी तो करना पड़ेगा ना वो छात्रों के सम्मुख। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। कोई भी छात्र अपने स्कूल या अपने कॉलेज का अगर छात्र संघ अध्यक्ष बन जाता है तो उसमें कई सारी क्वालिटी डेवलप होगी, जैसे उसको समाज में अपनी बात रखने का मौका मिलता है और अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपनी बात समाज के सम्मुख में किस प्रकार रखूं कि समाज को भी या लोगों को भी ये पता चले कि आखिर में ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए क्या है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। ये है यहाँ पे व्याख्यान विधि।
तो ये टीचिंग का सबसे पुराना मेथड है दोस्तों। इसमें लेक्चरर मेथड में क्या होता है, टीचर लेक्चर दे रहा है और जो स्टूडेंट है वो ना तो एक्टिव हैं, कोई स्टूडेंट बोर हो रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई बस सिर्फ देख रहे हैं, मतलब एक्टिव नहीं है, वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है। इसलिए जहाँ पे भी ये व्याख्यान विधि ऑप्शन में दिखे तो उसको सीधे आप गलत कर देना। बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 31 का। चर्चा विधि, चर्चा विधि में क्या होगा कि किसी भी एक टॉपिक में टीचर और स्टूडेंट दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो स्टूडेंट है वो आंसर दे रहा है, या स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और जो टीचर है वो उसका जवाब दे रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट भी एक्टिव है और जो टीचर है वो भी एक्टिव है। इसलिए यहाँ पे चर्चा विधि में सबसे बेस्ट तरीके से जो स्टूडेंट है वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप। ए है बालकों की साक्षरता बढ़ी है, तो बिल्कुल जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है ये आया था तो बालकों की साक्षरता बढ़ी थी। जब बालकों की साक्षरता बढ़ी तो गांव और क्षेत्रों की बढ़ी होगी, और जब गांव और क्षेत्रों की बढ़ी तो देश की भी बढ़ी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात करें RTE 2009 जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान रखा था। किसमें, RTE 2009 में। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनमें तो 6 से 14, जो डिसेबल बच्चे हैं यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें 6 से लेके 18 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान रखा था राइट टू एजुकेशन में। इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। तीसरी बात कि RTE 2009 ये कब लागू हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण देश में ये लागू कर दिया गया था राइट टू एजुकेशन। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और संविधान की ये 86वां और आर्टिकल 20A के रूप में सम्मिलित किया गया था किसको, RTE 2009 को, ठीक है। कि कौन से आर्टिकल में, 21A में। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। जो शिशु हैं इनके लिए शिशुशाला में आवश्यक क्या है। ए है खेल के अवसर प्रदान करना, बी है सामान्य ज्ञान, सी है भाषा, डी है कहानियाँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो शिशु हैं, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सामान्य ज्ञान तो उनको सब कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ा रहा है कोई टीचर। भाषा पढ़ाना, इसमें यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी लेवल तक के बच्चे हैं, जो शिशु हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्या है खेल विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, यानी कि खेल के अवसर प्रदान करने चाहिए जिसमें वो किसी भी टॉपिक को पढ़ने में क्या है इंटरेस्ट उनके अंदर जागे। तो इसलिए यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो 34 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है ना, तो प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जहाँ पे भी पृथक होगा इसका मतलब हम जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब समावेशी शिक्षा के अपोजिट हम क्लासरूम में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों कि क्लास में या स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहे हैं तो प्रत्येक बच्चे को वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसको सीखने को में यहाँ पे मिल जाती है, सीखने की उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है प्रत्येक फंक्शन में। बी है, व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी बिल्कुल है। अगर वहाँ पे कोई फंक्शन है उसमें क्या है, प्रत्येक बच्चे को स्पीच देनी है, किस टॉपिक पे देनी है और कैसे देनी है
और आगे जाके उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैं इतने बच्चों के सामने, इतने टीचरों के सामने मैं कुछ अपनी बात को रख पा रहा हूँ। इसका मतलब उसका व्यक्तित्व का विकास भी वहाँ पे हो रहा है, तो इसका भी सही हो जाएगा। सी है आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है वहाँ पे। अगर वहाँ पे स्पीच दे रहा है कि इतने सारे वहाँ पे पेरेंट्स होंगे, टीचर होंगे, अब उसके दोस्त होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो मैं किसी अदर मंच पे भी अपनी बात को रख सकता हूँ। तो यहाँ पे सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा, तो क्या होगा? एक मित्र के रूप में होगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? तो जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो वही एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट या एक टीचर उसे श्रेष्ठ मानता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। तो क्या नहीं मानते? वो केवल दंड देने वाला हो। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी दंड वाला शब्द होगा वो जो ऑप्शन है वो कभी सही नहीं हो सकता, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो 41 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रोता के स्तर को जानकर। श्रोता कौन है? स्टूडेंट है, और यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट और टीचर की। तो एक जो टीचर है दोस्तों, अगर उसको अपने स्टूडेंट यानी कि अपने श्रोता जो उसका है उसका स्तर ही नहीं पता, तो वो किसके अकॉर्डिंग उसको टीचिंग प्रोवाइड करेगा? किसी भी टीचर को क्लास में जाने से पहले अपने स्टूडेंट का स्तर जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसको अपने स्टूडेंट का स्तर पता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको टीचिंग प्रोवाइड करेगा ना। तो इसलिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे? तो एक टीचर के नाते आपको क्या करना चाहिए? अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों को अपनाना चाहिए। एक स्टूडेंट एक क्लास में नहीं आ रहा, किसी शिक्षक की क्लास में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस स्टूडेंट को टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें टीचर की ही गलती है, ना कि स्टूडेंट की। तो टीचर का फर्ज क्या है? अपनी टीचिंग विधि में, अपनी जो टीचिंग मेथड है उसको किस वे में पढ़ा रहा है उसमें कुछ चेंजेस लाना, जिससे जो स्टूडेंट है वो डेली क्लास अटेंड करें और उसको रुचि आए एक टीचर के पढ़ाए हुए में। 44 है यहाँ पे, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ए है समाज के सभी वर्गों का, बिल्कुल सही है। आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, और डी है छात्र व छात्राओं का। तो अगर जो ये आदर्श परिवार, मनुष्य के व्यक्तित्व और छात्र और छात्राएं, ये सभी किस में आते हैं? समाज का ही एक अंग है ये सब। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज। क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे क्या है? भेदभाव होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सुंदर एवं आकर्षक, ये भी गलत। आज्ञाकारी या कक्षा में क्रियाशील, जहाँ हर बार कितनी बार आ गया ये शब्द क्रियाशील यानी कि एक्टिव वाला। तो जहाँ भी जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है, तो जो एक्टिव स्टूडेंट है ना वही एक टीचर का फेवरेट स्टूडेंट भी होता है, कि वो कोई बार बार क्वेश्चन कर रहा है, बार बार हाथ खड़ा कर रहा है आंसर देने के लिए, इसका मतलब वो एक्टिव है। इसलिए 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ए है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, बी है अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, सी है अध्यापन के प्रति उच्च विचार, डी है अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो जो 46 है इसका राइट आंसर क्या है? ए है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण वाला जो
टीचर होगा वही उसका क्या है, श्रेष्ठतम गुण कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को कहते हैं। तो इस विधि को कहते हैं निगमन विधि। एक होती है निगमन विधि और दूसरी होती है आगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि को इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड और आगमन विधि को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। वैसे डीएलएड में अब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पत्र बनता है, प्रश्न पत्र हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निगमन विधि में क्या होता है, लॉ टू एग्जाम्पल, और आगमन विधि में इसके अपोजिट है, एग्जाम्पल टू लॉ। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर लॉ बताया जाता है, पहले उदाहरण से नियम तक। और जो निगमन विधि में इसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। और एक टीचर सबसे पहले बच्चे को किस विधि में पढ़ाता है, वो पढ़ाता है आगमन विधि में, पहले उदाहरण देता है और फिर नियम बताता है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय सबसे बेस्ट क्या होगा, वार्तालाप करना। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।